अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत से लोग पूछ रहे थे कनाडा की अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक वन स्टॉप शॉप आपके लिए होने वाली है। डिटेल्ड वीडियो होगी और इसमें कोई फजूल बात नहीं करूंगा, फालतू की डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वगैरह नहीं दिखाऊंगा जो आपको हर दूसरी वीडियो में मिल जाती हैं। इनसाइडर डिटेल्स आपको बताऊंगा, चाहे आपने कनाडा का विजिट वीज़ा लेना है या कनाडा का पीआर लेने में इंटरेस्टेड है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस साल 2026 में बहुत से रूल्स और पॉलिसीज़ को चेंज किया है, जिनमें लोगों के लिए आसानियां भी की हैं और बहुत से लोगों के लिए मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं। कनाडा का वीज़ा लेना पहले भी कोई बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन अब पॉलिसी क्योंकि चेंज हो चुकी है तो नए रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वीज़ा का पॉजिटिव डिसीजन चाहते हैं। इसी तरह कनाडा का पीआर के लिए बहुत सी आसानियां की गई हैं, कोटा बढ़ाया गया है, बहुत सी डिफरेंट पॉलिसीज़ को चेंज किया गया है जो कि हम वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब से फ़ायदा हुआ है उन लोगों को जो आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं और विद फैमिली कनाडा मूव होना चाहते हैं। विद फैमिली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके लिए ज़्यादा आसानी होती है बनिस्बत अकेले बंदे के। तो फ्रेंड, इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले कनाडा का विजिट वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे, सेकंड पार्ट में कैनेडियन पीआर लेकिन विद आइल्स, और थर्ड पार्ट में कैनेडियन पीआर विदाउट आइल्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कनाडा का विजिट वीज़ा से। कनाडा का विजिट वीज़ा फ्रेंड्स आपको सिंपल डॉक्यूमेंट्स पूरे करने से नहीं मिलता। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि ये एक मिथ है कि कनाडा का 5 साल का वीज़ा सभी को मिल जाएगा। कनाडा का वीज़ा 6 महीने का भी मिलता है और लॉन्गर स्टेज का भी मिलता है। लेकिन इसके लिए पहले आपको बताना ज़रूरी है कि आप कितना टाइम रुकेंगे, क्योंकि 80 या 90% लोग ऐसा करते हैं कि अपने वीज़ा एप्लीकेशन में बताते हैं कि हमने 10 दिन कनाडा रहना है या 20 दिन कनाडा में रहना है, और रुकते हैं 5 महीने 6 महीने। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे। अप फ्रंट आपने ऑनेस्टी दिखानी है और इससे यकीनन आपकी ऑनेस्टी प्रूव होती है कि अगर आप लॉन्गर स्टेज मांगते हैं वीज़ा एप्लीकेशन में। मई 2026 में जो अब लेटेस्ट पॉलिसी चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है। पहले 10 दिन का वीज़ा अप्लाई करना सही होता था, लेकिन अब जितना लॉन्गर स्टे आप बताएंगे उतनी आपकी अथेंटिसिटी प्रूव होगी, आप ट्रस्ट वर्दी साबित होंगे और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सेम इसी तरह बैंक स्टेटमेंट को देख लीजिए। आईआरसीसी के ऑफिसर जिन्होंने आपको वीज़ा इशू करना है वो कभी भी आपसे 50 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट डिमांड नहीं करते, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसे डंप हुए पड़े हैं उससे कोई गरज नहीं है कनाडा को। उनको चाहिए आपकी स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी। आपने प्रूव करना है हर उस पैसे को जो आपकी स्टेटमेंट में शो होता है कि आपके अकाउंट में आया है। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रूव करने के लिए जितने चाहें आप डॉक्यूमेंट्स लगाएं उतना अच्छा है आपके लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए अब एजुकेशनल डिटेल्स लाजमी देना होती हैं। उनके बगैर आप विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने आपको कोई जॉब नहीं देनी, लेकिन आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रूव करता है जो कुछ आप अपने बारे में बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मैं किसी कंपनी में एक बहुत बड़ा मार्केटिंग मैनेजर हूँ, लेकिन आपकी एजुकेशन सिर्फ इंटर है या मैट्रिक है। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है बहुत से ऐसे पाकिस्तानियों को एजुकेशन सिर्फ एफए, एफएससी या 10+2 होती है, लेकिन जॉब कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजर की, एचआर मैनेजर की। सिंपल डीएई का डिप्लोमा कर रखा है जो मैट्रिक के बाद होता है, और जॉब कर रहे हैं इंजीनियर की पोस्ट पे। तो इसलिए अब विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन में एजुकेशनल डिटेल्स देना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये चीज़ समझ आती है कि आपने अपनी स्टोरी क्लियर करनी है। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को पूरा नहीं करना। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कनाडा गवर्नमेंट की लिस्ट है, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ीस भी ज़ाया होगी और टाइम भी ज़ाया होगा। आपने एक कहानी ऐसी बनानी है, एक ऐसा माहौल बना के उनको देना है जिस पे आईआरसीसी का ऑफिसर कंफर्टेबल हो। तो आपकी पूरी कहानी से एक एक चीज़ आपकी ये प्रूव होनी चाहिए कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। आप जो बात बता रहे हैं वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन है। बहुत बड़ा खुद को दिखाना ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि बॉटम लाइन है फ्रेंड्स जेन्युइननेस। जितनी जेन्युइन आपकी स्टोरी होगी, जितना जेन्युइन आपका केस होगा, आपके लिए वीज़ा लेना उतना ही आसान है। दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कई लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ चुके हैं, एक होटल बुकिंग और एक एयर टिकट, कि क्या ये पेड करवानी चाहिए या फ्री डमी टिकट भी चल जाती है, फ्री वाली होटल बुकिंग भी चल जाती है क्या? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री वाली होटल बुकिंग भी चलती है और डमी एयर टिकट भी चलता है। जिस दिन वीज़ा आपके पास होगा उस दिन आप अपनी होटल बुकिंग भी कंफर्म कर सकते हैं और टिकट भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस पे खर्चा नहीं करना। आपने अपनी जेन्युइननेस शो करनी है, ना कि आपने डॉक्यूमेंट्स का ढेर उनको पकड़ा देना है जिसका देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने बारे में जो आप बता रहे हैं
वो आपकी एक-एक बात प्रूव हो आपके डॉक्यूमेंट से, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी एजुकेशन और आपकी फैमिली टाइज से। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई विजिट वीज़ा की। इसके बारे में कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, मेरा ईमेल सामने आ रहा है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कनाडा के पीआर की। कैनेडियन इमिग्रेशन ने अब 2026 में पीआर लेना बहुत आसान कर दिया है उन लोगों के लिए जो आउटसाइड ऑफ कनाडा है। हम एक्सप्रेस एंट्री की बात नहीं करेंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कट ऑफ स्कोर बहुत ऊपर जा चुका है। लेकिन पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स जो कि कनाडा के प्रोविंस रन करते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 3 प्रोविंसेस की। कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें आपको आइल्स की ज़रूरत है और कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें विदाउट आइल्स भी अप्लाई किया जा सकता है। एक चीज़ फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि जॉब ऑफ़र वाले किसी प्रोग्राम में आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। कनाडा से जॉब ऑफ़र लेटर नहीं मिल सकता। ये पहले भी मैं कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कनाडा से जॉब ऑफ़र लेटर नहीं मिलता, उसके लिए अपना टाइम और पैसा बर्बाद मत कीजिए। तो फ्रेंड ये पीएनपी वर्क कैसे करते हैं? प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स का मतलब है कि आप पहले किसी प्रोविंस को अप्लाई करते हैं, कनाडा मूव होने का अपना इंटरेस्ट बताते हैं, उसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। मींस आप फर्स्ट एप्लीकेशन देते हैं प्रोविंस को, प्रोविंस उसको असेस करता है, उस पे आपकी सिलेक्शन होती है, प्रोविंस आपको सिलेक्ट कर लेता है, तो फिर आप कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट के पास, आईआरसीसी के पास कनाडा का पीआर अप्लाई करते हैं। मींस आपने सिलेक्शन अपनी प्रोविंस से करवानी होती है और अब नई पॉलिसी जो 2026 का नया कानून है, इसमें कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट आपको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। पहले किसी को अगर प्रोविंस सेलेक्ट कर देता था तो फेडरल गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट करने का राइट रखती थी और कर भी देती थी। लेकिन अब फेडरल इमिग्रेशन रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर प्रोविंस ने सेलेक्ट कर लिया मींस आपका पीआर हो गया। तो जो 3 प्रोविंस हैं फ्रेंड्स, इनमें सबसे पहला तो मैनीटोबा। मैनीटोबा एक ऐसा प्रोविंस है जहां विदाउट जॉब ऑफर आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम स्कोर इन आइल्स, जो कि 4.5 बैंड्स भी चल सकता है। लेकिन आपको कनेक्शन टू मैनीटोबा प्रूव करना होता है। मींस कभी पहले आप मैनीटोबा में रहे हैं फॉर मोर देन 6 मंथ्स, मैनीटोबा में स्टडी की है, या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई जानने वाला आपका मैनीटोबा में है जो कि 1 साल से ज़्यादा टाइम से वहाँ रह रहा है, तो उसकी बेस पे आप विदाउट जॉब ऑफर मैनीटोबा में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स सस्केचुअन। अब सस्केचुअन में थोड़ी मज़ीद डिटेल्स आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत से लोग एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। सस्केचुअन का प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिसको SINP कहते हैं, सस्केचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, इसके अंदर एक स्ट्रीम है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। अब इस स्ट्रीम के नाम से ही पता चलता है कि ये उन लोगों के लिए है जिन ऑक्यूपेशंस के लोगों की ज़रूरत है सस्केचुअन में। लेकिन मज़े की बात यह है कि सस्केचुअन गवर्नमेंट ने उन ऑक्यूपेशंस की कोई लिस्ट नहीं दे रखी कि ये लोग हमें चाहिए। इनफैक्ट सस्केचुअन गवर्नमेंट की एक ये लिस्ट जो आपके सामने आ रही है, ये है एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशंस। मींस इनमें से कोई ऑक्यूपेशन आपका नहीं होना चाहिए। आप ये लिस्ट देख लीजिए, इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ये लिस्ट आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। आपने इन ऑक्यूपेशंस के साथ अप्लाई नहीं करना। इसके अलावा कुछ भी काम आप करते हैं, चाहे लेबर है या चाहे डॉक्टर है, आप सस्केचुअन में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट जॉब ऑफर लेटर। आपने अपना एजुकेशन दिखाना होती है और साथ में मिनिमम CLB-4 कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, जो कि आइल्स का स्कोर तकरीबन 4.5 बैंड्स बनता है, वो आपने शो करना होता है। और आप सस्केचुअन में भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस स्ट्रीम। और आप फ्रेंड्स, मेरे वो बहन भाई जो आइल्स भी नहीं कर सकते, उनके लिए है क्यूबेक का प्रोविंस। इसके ऊपर पहले भी मैं 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज फिर इसका जिक्र इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि इसमें बहुत से लोग एलिजिबल हो जाएंगे और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत आसान कर दिया गया है। क्यूबेक गवर्नमेंट जनवरी से लेके अप्रैल तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को पीआर के लिए इनवाइट कर चुका है। मींस 10,000 से ज़्यादा लोगों की सिलेक्शंस हो चुकी हैं क्यूबेक में, और इनमें वेरी अनस्किल्ड ऑक्यूपेशंस वो भी सिलेक्ट हुए हैं और सुपर क्वालिफाइड लोग भी सिलेक्ट हुए हैं। दिसंबर में ड्रॉ हुआ था, जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ, मार्च में 2 ड्रॉज हुए और क्यूबेक धड़ाधड़ लोगों को सिलेक्ट किए जा रहा है। और इसकी वजह यह है फ्रेंड्स कि कनाडा गवर्नमेंट ने टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम, जो कि कनाडा का फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम हुआ करता था, उसके ऊपर कट लगा दिया है। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स कनाडा नहीं आएंगे, वर्क परमिट की प्रोसेसिंग बंद है कनाडा में। क्यूबेक को लोगों की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, और इसके लिए क्यूबेक ने अपना पीआर का सिस्टम तेज़ कर दिया है। कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, किसी भी एजुकेशन के साथ, किसी भी वर्क बैकग्राउंड के साथ। कोई ऑक्यूपेशंस की लिस्ट नहीं है, आप कुछ भी काम करना जानते हैं, आपने अपना 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस बताना होता है, अपनी एजुकेशन बतानी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है और दैट्स इट।
आप क्यूबेक में अप्लाई कर पाएंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज सर्टिफिकेट होगा तो क्यूबेक में अप्लाई हो सकता है। तो मेरे भाई, फ्रेंच लैंग्वेज के बगैर भी क्यूबेक में अप्लाई होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको सस्केचुअन का बताया कि सस्केचुअन में आपको आइल्स चाहिए या मैनीटोबा में आपको आइल्स चाहिए, तो वहाँ पे विदाउट आइल्स आपकी एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होती। आपकी एप्लीकेशन रुक जाएगी, आप सबमिट नहीं करवा पाएंगे जब तक आइल्स नहीं होगा। लेकिन क्यूबेक में आइल्स और फ्रेंच लैंग्वेज के बगैर भी एप्लीकेशन सबमिट होती है, और इसके ढेरों प्रूफ्स हैं मेरे पास पड़े हुए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, किस प्रोविंस में। प्रोविंस का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। ये 2026 स्मार्ट लोगों का साल है। जो स्मार्ट मूव कर रहे हैं उनके लिए कनाडा आना इस साल काफ़ी आसान है। जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, वाकई कनाडा मूव होना चाहते हैं, यहाँ के अपनी ज़िंदगियाँ बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो इन ऑप्शंस के बारे में ज़रूर गौर करें। विजिट वीज़ा लेना है तो 6 महीने का भी मिलता है, लॉन्ग टर्म भी मिलता है। पीआर लेना है तो मैनीटोबा, सस्केचुअन और क्यूबेक, इन पे फोकस कीजिए। किसी भी एप्लीकेशन के लिए आपको हेल्प चाहिए, मेरा ईमेल आपके सामने आ रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें आपकी हेल्प करवा सकता हूँ हमारे इमिग्रेशन एक्सपर्ट के थ्रू। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।